हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है और अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। इसीलिए अब हम एक नई सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं सीडीपी वाले पोर्शन को, यानी कि हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो पार्ट आता है उसमें 30 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट जैसे एग्ज़ाम की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते हैं। सो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना है, क्योंकि आप देखेंगे ना अगर प्रीवियस ईयर को, तो आप ही खुद ही गैस कर पाएंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज से हम इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं और आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 31 जनवरी 2021 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसको बेसिकली हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि जानते ही हैं आप कि जो पहला पार्ट होता है वो हमारा किसका होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का होता है। और इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं और इन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु, यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमि, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो अधिगमकर्ता हैं, यानी लर्नर्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को, एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो आपके सामने क्या है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। और थर्ड ऑप्शन कहता है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और अगला डी ऑप्शन क्या कहता है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के, यानी बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं हमारी क्लासरूम में, जो लर्नर्स आते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, उनको संबोधित करने के लिए एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन ए में क्या कहा है कि सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आपकी क्लासरूम में आ तो रहे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, और आप क्या उनके लिए एक मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल करोगे। तो ये अपने आप में नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनके लिए हमें अलग अलग असेसमेंट टूल भी यूज़ करने होंगे, ना कि एक स्टैंडर्ड असेसमेंट टूल जो है हम उसका यूज़ करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे ए जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन जो है उसे देखें। तो ये ऑप्शन क्या कहता है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना, ये मजबूत करने वाला ये नहीं होता ना, ये जो शब्द दे दिया यहाँ पर मजबूत की जगह कमज़ोर दे देता तो ये हमारा सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने मजबूत दे दिया। तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, तो दोस्तों, आपकी क्लास में आ रहे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, और वहाँ पर क्या है, वो जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर क्या है, नकारात्मक जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो सबकी क्या है, अलग अलग होंगी। और आप अगर ऐसे वर्ड यूज़ करोगे जो कि क्या करें, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को जो कि नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, उनको मजबूत करें, तो ये अपने आप में नेगेटिव है ना, गलत है।
सो इसीलिए हमें ऐसे वर्ड, ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करने हैं जो कि क्या करें, उन जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो कि नकारात्मक हैं उनको मजबूत करने के बजाय कमज़ोर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मजबूत दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। दो तो हमारे गलत हो गए, तो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत जो है उसको टालनी चाहिए। अब दोस्तों, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यहाँ पर ये जो टालनी शब्द है ये आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बच्चे जो हैं वो विविध पृष्ठभूमि के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो हमें अलग अलग जो मुद्दे हैं ना, विविधता यानी विविध पृष्ठभूमि के हैं, तो हमें विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी होगी, ना कि हमें उसे टालना है। हमें उस पर बातचीत करनी होगी, करनी चाहिए, ना कि टालनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब बचा एक, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया है कि विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। एकदम सही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, तो हमें उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एग्जाम्पल लेने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनकी भाषा अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो आप कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हो जो कि एक बच्चे के कल्चर से जुड़ी हुई है, वही दूसरे बच्चे के कल्चर में वो है ही नहीं, तो उस बच्चे को तो वो समझ ही नहीं आएगी ना। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अलग अलग विन्यास के उदाहरण लेने होंगे, ताकि सभी जो बच्चे हैं उनको सीखने में ईजी हो सके। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे अब हम। सेकंड क्वेश्चन कहता है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि कैसे डेवलप किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको कैसे सुसाध्य यानी डेवलप किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कहता है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन सी कहता है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और ऑप्शन डी जो है वो कहता है समस्याओं के आकलन हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो क्वेश्चन है आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखें तो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि किस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है हम क्या करें, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दें, यानी कि एक ही जैसे जो काम है वो करवाएं, एक ही जैसे जो काम है वो करवाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं किया सकता, क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने एक ही समरूप यानी कि समान तरीके की जो कार्य हैं उसको बढ़ावा देंगे, तो जो सिचुएशन अगर चेंज नहीं करते हैं तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ा ना डेवलप हो पाएगी। सो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर हम कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चों में डर की भावना तो पैदा करना ही नहीं, ये तो अपने आप में एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया। सो बी भी गलत है। सी बोलता है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके। तो आपको ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा होगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पर इन दो ऑप्शन में आपको कोई एक चूज़ करना है, तो हम देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है उसमें कहा गया है कि हमें क्या करना है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर क्या जोर देना है। तो अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, कार्यान्वयन पर जोर देते हैं, तो आप देख पाएंगे कि जो बच्चा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, है ना। वहीं आप अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है उसको ही बार बार यूज़ करने पर बल देंगे, तो क्या वो बच्चा है वो अलग तरीके से सोच पाएगा, थिंकिंग कर पाएगा, यानी कि अलग अलग तरीके से वो सोच नहीं पाएगा और फिर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी नहीं पाएगा। सो इसीलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए।
ऑप्शन ए है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन बी है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। और ऑप्शन डी है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। आ गया है कि ऐसे बच्चे जो क्या कर रहे हैं, अधिगम कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एज ए टीचर उसे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कहा गया है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो ये तो पॉजिटिव आंसर है कि ये तो करना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा गया है नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी में है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो दोस्तों ये जो लाइन है इसमें एक शब्द आया है जटिल, जिसकी वजह से ये लाइन जो है वो नेगेटिव हो गई है, और इसीलिए ये जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन भी देखेंगे। तो ऑप्शन सी को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी कहता है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तो ये भी अपने आप में पॉजिटिव है, और हमसे तो नेगेटिव वाला पूछा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और अगला जो डी है वो क्या कहता है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिव वे में हमें क्या करना है, यूज़ करना है, यानी जो हमारा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र है, कंस्ट्रक्टिव जो हमारा पेडागोजी है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ये पॉजिटिव आंसर है, और सिर्फ एक ही जो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन बी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जटिल संरचनाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा है पेडागोजी और असेसमेंट में। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा था। चलिए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी कि अगर हमें किसी बच्चे में किसकी पहचान करनी है, सृजनात्मकता की पहचान करनी है, तो उसका जो प्रमुख लक्षण है वो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कहता है, तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है कि अति सक्रियता उसकी पहचान है। दूसरा बी बोलता है असतर्कता। सी बोलता है कम परिज्ञानता ऑब्लिक बोधगम्यता। और ऑप्शन डी कहता है अपसारी चिंतन। तो ये 4 लक्षण दिए हैं, और आपको बताना है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हैं, बताइए। तो दोस्तों अगर हम देखें सृजनात्मकता, तो सबसे पहले आप देखें सृजनात्मकता होती क्या है, क्रिएटिविटी होती क्या है। तो अपने आप में कुछ नया क्रिएट करना ही क्या होता है, क्रिएटिविटी है, यानी कि सृजनात्मकता है, यानी कि कोई भी नया चीज़ बनाने, किसी भी नई चीज़ को बनाने की योग्यता। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। नए ढंग से सोचना, नए ढंग से किसी काम को करना, ये भी क्या है, अपने अपने क्रिएटिविटी है। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है, तो अति सक्रियता ये तो नहीं होगा, क्योंकि अति सक्रियता जो है वो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव वे में, सक्रियता तो अच्छी बात है, लेकिन अति सक्रियता नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं असतर्कता। जो बच्चा क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, वो असतर्क तो होगा ही नहीं ना, वो तो सतर्क होगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोलता है कम परिज्ञानता और बोधगम्यता, तो ये जो है ये भी नहीं होगा। अगला जो है वो हमारा है डी बोलता है अपसारी चिंतन, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। क्योंकि जो बच्चा सृजनात्मक है उसमें अपसारी चिंतन होगा, यानी कि वो अपसारी चिंतन करता होगा, यानी कि वो एक तरीके से ना सोचकर अलग अलग कई तरीक़ों से सोच पाता होगा, तभी वो नई नई चीज़ें जो हैं उनको क्रिएट कर पाता है। तो प्रमुख लक्षण क्या होता है हमारे किसका, सृजनात्मकता का, तो वो हो जाएगा प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको, ये क्या कहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। यानी कि हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि इनमें से जो टीचिंग लर्निंग है उसका सबसे इफ़ेक्टिव जो मीडियम है वो कौन सा है। यानी कि अधिगम जो अध्यापन अधिगम है, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो है उसका सबसे प्रभावशाली, सबसे इफ़ेक्टिव जो मीडियम है, माध्यम है, वो कौन सा होगा इन 4 में से। चारों हैं क्या, तो पहला है ए बोलता है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी आपने बिना विश्लेषण किए अवलोकन करना, ये है। दूसरा बोल रहा है अनुसरण, नकल और दोहराना।
सी बोलता है विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, और डी बोलता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट वाला बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप क्या करोगे, आप क्या उसके लिए कौन सा माध्यम यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या आप बिना विश्लेषण के अवलोकन करवाओगे, तो ये क्या है, ये भी गलत है, ये गलत है हमारा। बिना विश्लेषण के अवलोकन यानी कि हमें पहले विश्लेषण करना होगा, देन अवलोकन, यानी कि पहले हमें एनालाइज करेंगे हम उसको, तभी तो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हो गया गलत। बी बोलता है अनुसरण, नकल और दोहराना। नकल और दोहराना ये अपने आप में क्या है, एक पुराना तरीका माना जाता है और ये एक सही तरीका नहीं माना जाता। तो बी भी गलत है। अब हमारे पास बच्चा है सी। सी बोलता है विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना। आप अगर जो टॉपिक है उसको यंत्रवत बार बार याद कराओगे, रट्टा मरवाओगे बच्चों से, तो आपकी जो टीचिंग लर्निंग होगी वो सबसे इफ़ेक्टिव होगी क्या, ऐसा हो सकता है। तो बच्चे क्या होंगे, फिर वो रट्टा ही मारते रह जाएंगे, उनको कुछ समझ नहीं आने वाला, और फिर वो उनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो वो उनको क्या कर भी नहीं पाएंगी, तो इफ़ेक्टिव तो होगी नहीं, बल्कि बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक गलत आदत क्या हो जाएगी कि वो रट्टा मारना शुरू कर देंगे। तो ये भी गलत है ना। अब एक ही बचा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये क्या कहता है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि अगर आप बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं उनके बीच रिलेशन को खोजने के लिए क्या करते हो, प्रमोट करते हो, बढ़ावा देते हो, जब बच्चे ये चीज़ करते हैं तो अपने आप हमारी जो टीचिंग लर्निंग होती है ना वो सबसे इफ़ेक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब वो खुद ही कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है, खुद ही कॉन्सेप्ट में रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें समझ आने वाला है। सो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो अपने आप में करेक्ट है और बहुत ही अच्छा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, और देखते हैं क्या कहता है। 6th क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि एक टीचर है, उसको दिए गए किसी कार्यकलाप यानी एक्टिविटी में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों, गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि रीज़न आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है क्यों करना चाहिए। एक टीचर को, टीचर ने कोई एक्टिविटी दी बच्चे को, और वो क्या कर रहा है, उनकी जो गलतियां हैं ना उनको एनालाइज कर रहा है, उनका विश्लेषण कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, ये आपको पूछा जा रहा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्या ये सही है। बी बोलता है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। और ऑप्शन सी बोलता है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। और ऑप्शन डी जो है वो बोलता है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो ये 4 ऑप्शन हैं और आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहला ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अब इस ऑप्शन में अलग करने की बात की गई है, और आप सभी जानते हैं कि हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को क्लासीफाई नहीं करते, यानी कि कम या ज़्यादा के बेस पे हम उन्हें बांटते नहीं हैं। ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चों में हम क्या मानते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, है ना। सो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। अब ये लाइन ठीक जा रही थी, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया, एक शब्द आ गया केवल। केवल क्या हो जाता है, अपने आप में हम कह रहे हैं कि केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ क्या करें, गलतियों के पीछे पड़ जाएं और उनको ठीक कर दे रहे हैं, बच्चा सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है कि केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर नहीं है। हाँ, हम कहेंगे कि त्रुटियों पर भी निर्भर है, लेकिन केवल त्रुटियों पर निर्भर नहीं है, ठीक है, त्रुटियों के शोधन पर। अगला है सी, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। अब
अब दंड तो अपने आप में नेगेटिव है ना, तो ये तो अपने आप में गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब बचा एक हमारा डी ऑप्शन, और वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जब तक हम गलतियों को नहीं समझेंगे, या कहें कि बच्चा अपनी गलतियों को नहीं समझेगा, तब तक वो कॉन्सेप्ट को आगे नहीं समझ सकता ना। तो क्योंकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें गलतियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी तो हम जो मीनिंगफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर पाएंगे। सो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो एकदम बेस्ट और करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ये तो हम सभी की प्रॉब्लम होती है कि हम जो मोटिवेशन है, लर्निंग की मोटिवेशन है, उसको हम किस तरीके से कायम कर सकते हैं। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कुछ दिन मोटिवेशन रहता है और फिर गायब हो जाता है। तो यही आपका ये क्वेश्चन दे दिया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला बोलता है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर आप क्या कर सकते हो, अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हो। ऑप्शन बी बोलता है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन सी कहता है बच्चों को दंड देकर हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन डी बोलता है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हम क्या कर सकते हैं, इसको कायम रख सकते हैं। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखें, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देके अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे ना अपनी क्लासरूम में, कभी ये करके देखिएगा कि आप बच्चों को बहुत इजी कोई भी एक्टिविटी करने को देते हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसको आप अपनी एक्टिविटी दी, तो वो जो मोटिवेशन है ना वो कुछ टाइम तक ही रहता है। उसके बाद वो चाहता है कि उसको कुछ हार्ड दिया जाए ताकि वो करे, उसको टाइम लगे। आप जल्दी उसको दोगे इजी, वो तुरंत कर देगा, फिर तुरंत कर देगा। वो इजी इजी देखते हुए बोर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है वो मोटिवेशन के लिए तो नहीं है ना, मोटिवेट नहीं रख पाएगी किनको, बच्चों को अधिगम के लिए, है ना। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बोलता है यंत्रवत याद करने पर जोर दोगे ना तो हम जो लर्निंग की मोटिवेशन है वो बनी रहेगी। ये भी गलत है भाई, रट्टा तो मरवाना ही नहीं है। अगला है सी, बच्चों को दंड देकर। दंड अपने आप में नेगेटिव है। बचा एक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। यानी कि बच्चा जो है, बच्चा जिन चीज़ों में अच्छा कर पा रहा है ना, उन पर हमें क्या करना है, फोकस करना है, जिससे कि वो मोटिवेट रहे, अभिप्रेरित रहे और वो आगे बढ़ता रहे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला 8th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है शर्मिंदगी, साइनेस जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है। शर्मिंदगी की दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन बी कहता है शर्मिंदगी के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। और ऑप्शन सी कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जबकि ऑप्शन डी कहता है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है कि इसका जो प्रभाव है ना, शर्मिंदगी का प्रभाव वो नकारात्मक पड़ सकता है, किस पर, बच्चे के संज्ञान पर। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन को हमने देखा शर्मिंदगी, और ऑप्शन को हम देखते हैं हम ध्यान से। तो पहला बोलता है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। क्या ऐसा है? शर्मिंदगी से जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं लर्निंग के लिए? ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है ना। ऐसा नहीं होता कि शर्मिंदगी जो है वो मोटिवेट करती है लर्निंग के लिए बच्चों को, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, ऐसा नहीं होता है ना। मोस्टली हम देखते हैं कि ये नेगेटिव वे में ही होता है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चा शाय है
तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा शाय है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं हो पाएगी, है ना। सो इसीलिए ये प्रभावशाली तो नहीं होती है ना मोटिवेट करने के लिए। बी बोलता है शर्मिंदगी के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार, अभाव नहीं भाव है, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। नहीं भाई, पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव वे में हो जाता है। अगला है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि शर्मिंदगी जो है उसका इफ़ेक्ट हमारे कॉग्निशन पर पड़ता है, संज्ञान पर पड़ता है। और यहाँ पर यही कहा गया है ऑप्शन डी में कि जो शर्मिंदगी है उसका नकारात्मक प्रभाव का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए ये जो है वो उतना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 9th क्वेश्चन है हमारा। 9th क्वेश्चन कहता है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। तो क्वेश्चन 9 के ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन कहता है अधिगम का संरचनात्मक, इससे आपको प्याजे याद आना चाहिए। प्याजे साहब जो हैं वो हमें याद आने चाहिए इस क्वेश्चन को देखकर। अधिगम का जो कंस्ट्रक्टिव थॉट है, या कहें कि हिंदी में संरचनात्मक जो थॉट है, विचार है, यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी कि जो हमारा नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान जो है उसके निर्माण में, उसकी संरचना में, हम बात कर रहे हैं संरचनात्मक विचार की, इसे ध्यान रखिएगा, में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कहता है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। और सी बोलता है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। और डी बोलता है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तो बेस्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा प्याजे से, अगर आप जोड़कर देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कि जो अधिगम का संरचनात्मक विचार है, कंस्ट्रक्टिव जो थॉट है, उसका ये सुझाव है कि जो ज्ञान है उसके निर्माण में, उसकी जो संरचना है उसमें बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन नंबर 9 का वो करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी लर्निंग के लिए कौन सी जो कॉन्सेप्ट है, या कहें कि जो धारणा है वो सही है। पहला बोल रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी बोलता है असफलता अनियंत्रित है। सी बोलता है योग्यता सुधार्य है। और डी बोलता है योग्यता अटल है। आपको आंसर बताना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ऐसा है, अधिगम जो है उसमें प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम अफोर्ड करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी तो हमारी लर्निंग होती है ना। तो ये तो गलत है। किसके लिए? तो अधिगम की धारणा के लिए बात की जा रही है, अधिगम के लिए। ठीक है, तो बी बोलता है असफलता अनियंत्रित है, यानी कि जो फेलियर है वो जो है वो अनियंत्रित है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अधिगम में भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चलते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है योग्यता सुधार्य है, यानी कि जो अधिगम है उसमें हम देखें तो योग्यता जो है वो सुधार्य है। जी हाँ, योग्यता जो है वो सुधार रहे हैं। हम बार बार प्रयास करके अपनी योग्यता में सुधार करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो सही है। और डी देख लेते हैं एक बार, योग्यता अटल है, यानी कि उसमें कोई चेंज ही नहीं किया जा सकता, ऐसी है योग्यता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे देखा हमने कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो एकदम सही सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का। ठीक है, मूव करते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है? 11th क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, यानी
नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बच्चों में कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि संकल्पनात्मक जो समझ है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। तो पहला बताया ऑप्शन में ए है बारंबार परीक्षाएं, यानी बार बार आप क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे। बी बोलता है अन्वेषण और संवाद, यानी कि आप क्या करोगे, डिस्कवरी और डिस्कशन करवाओगे। सी बोलता है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन करवाना। और डी बोलता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो हमारा कहें कि जो हमारा पाठ्य पुस्तक जो यानी कि जो किताब है, उस किताब पर केंद्रित हमारा जो पेडागोजी है उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के संकल्पनात्मक जो समझ है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आपको चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है वो बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को देखें तो हम देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अब जब आपको बच्चों में ना कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप क्या बार बार एग्ज़ाम लोगे तो वो हो जाएगी डेवलप? तो हम देखेंगे कि नहीं भाई, बार बार एग्ज़ाम लेने से थोड़ी ना कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, अन्वेषण और संवाद। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट ही आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो बी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको बच्चों में कॉन्सेप्ट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, संकल्पनात्मक जो समझ है उसको बढ़ावा देना है, उसकी बढ़ोतरी करनी है ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो करती है अन्वेषण और संवाद। जब आप बच्चों को क्या करते हो, रिसर्च करने के लिए बोलते हो, डिस्कशन करने के लिए बोलते हो ना, तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप होती है उस कॉन्सेप्ट को लेके, है ना। तो सबसे बेस्ट तो जो हेल्प करने वाला है वो यही करने वाला है। सी भी देख लेते हैं। सी बोल रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, तो भाई कंपटीशन तो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये भी गलत है। और डी तो अपने आप ही, हम तो चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी की बात कर रहे हैं और यहाँ इन्होंने ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अन्वेषण और संवाद जो है वो सहायक होगा किसमें, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में। चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, आपको ये समझ आ रही है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो 12th जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, आपके सामने ऑप्शन है, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब कठिनाई होती है, जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब कठिनाई होती है, या फिर जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और डी बोलता है जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। यहाँ पे बात की जा रही है कठिनाई होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें दोस्तों, तो ऑप्शन पहला कहता है, ऑप्शन ए कहता है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। अब आप ये सोचिए कि जब आपको अपने समाज से रिलेटेड चीज़ें सीखनी होती हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, तो क्या वो डिफ़िकल्ट होगा? भाई वो तो इजी होगा ना, आप रिलेट कर पाएंगे, आप अपने से जोड़ पाएंगे, चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे, है ना, और उसमें आपको मज़ा भी आने वाला है। सो ये जो ऑप्शन है वो तो नहीं होगा इसका, क्योंकि इसको तो हम कठिनाई नहीं इसमें होगी हमें, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर, ए गलत हो जाएगा। बी क्या बोलता है, जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। भाई जब आपको कोई एक कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से समझाया जाता है तो आपको उसकी क्लैरिटी और ज़्यादा होती है ना कि कठिनाई होती है ना, तो ये तो हमें और ईजीएस्ट वे में समझ में आ जाता है। तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम नहीं हो रही है उससे हमें। सी बोलता है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तो ये मेन फंडा है, ये जो है ना ऑप्शन सी, ये वाला जो है यही हमारा इसका आंसर होगा। क्यों दोस्तों, कि जब आपको सूचना टुकड़ों में दी जाती है ना, तो बच्चे उसको ना एक
क्योंकि हम सब बात करते हैं, हमने आपने पढ़ा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को एक संपूर्ण रूप से देखते हैं, संपूर्ण रूप से वो चीज़ों को समझ पाते हैं। और जब आप उनके सामने टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में चीज़ों को प्रेजेंट करते हो ना, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। सो इसीलिए बच्चों को सीखने में जब कठिनाई होती है, जब जो सूचना है वो टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो होलिस्टिक वे में चीज़ों को देखते हैं और वो उसी तरीके से उसको समझ पाते हैं, एक संपूर्ण रूप से समझ पाते हैं, ना कि टुकड़ों में चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है। डी जो बोल रहा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, तो ये तो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम होगी नहीं। जब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं तो हम तो सीखते ही हैं ना, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें प्रॉब्लम होती है, जब जो सूचना है उसको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, तब बच्चे को क्या होती है, कठिनाई होती है सीखने में। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चे संपूर्ण रूप से चीज़ों को सीखते हैं। संपूर्णता का नियम हमने पढ़ा है, होलिस्टिक वे में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। तो 13 हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखें तो 13th क्वेश्चन बोलता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची बात करें जो स्टेज है वो कौन सी है अधिगम की। तो पहला बोलता है ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बी बोलता है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। सी बोलता है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। और डी बोलता है निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो आपको इसका आंसर बताना है कि 13 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो लर्निंग है ना वो सबसे अधिक होगी, सर्वोत्तम होगी, सबसे अच्छी होगी। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए को देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए हो। जब क्यूरियोसिटी बैलेंस्ड हो और कोई भी फियर ना हो, फियर फ्री हो, और क्यूरियोसिटी जो है वो बैलेंस्ड हो, उत्तेजना जो है वो कैसी हो, बैलेंस्ड हो, संतुलित हो और कोई भय नहीं हो, तो वो अवस्था जो है वो सर्वोत्तम होगी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि कोई उत्तेजना ही नहीं है, यानी कि कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी और कोई भय नहीं होगा, वो सर्वोत्तम अवस्था होगी। और सी बोलता है उच्च उत्तेजना, यानी कि हाई क्यूरियोसिटी होगी और हाई फियर होगा, तो वो अवस्था सर्वोत्तम मानी जाएगी। या फिर ऑप्शन डी बोलता है कि निम्न, यानी लो क्यूरियोसिटी, उत्तेजना और लो फियर जब होगा तब वो जो अवस्था होगी वो सर्वोत्तम अवस्था होगी। तो दोस्तों आप सभी अगर देखें ध्यान से तो सबसे बेस्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पे ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वोत्तम अवस्था वो भी अधिगम की कब होगी, जब हम क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, यानी हमारी जो क्यूरियोसिटी होगी वो बैलेंस्ड होगी और फियर फ्री होगी। तो वो जो अवस्था होगी, वो जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, अधिगम की यानी लर्निंग की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, वो जो अवस्था है वो हमारी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट को इसे ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं 14th क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, यानी कि बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, हम सभी देखते हैं ना ये। अब ये जो भिन्नता है ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो भिन्नता है ना वो किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, यानी कि किस वजह से ऐसा होता है ना। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन क्या बोलता है कि यह ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर प्रतिरूपित किया जा सकता है, यानी कि इसे ना ही तो आनुवांशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बी बोलता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। सी बोलता है केवल आनुवांशिकता पर इसे प्रतिरूपित किया जा सकता है, जबकि डी बोलता है केवल पर्यावरण पर। चलिए आंसर बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
तो दोस्तों बात करें विकास के व्यक्तिगत भिन्नता की, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बच्चों के जो विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है हमारे आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर ना। इन दोनों के ही पारस्परिकता से क्या होती है, हमारे अंदर भिन्नता देखने को मिलती है। सो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 15th क्वेश्चन पर। और नोट कीजिएगा क्वेश्चन ये वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वह इम्पोर्टेंट भी होता है टॉपिक, इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं 15th क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 15th क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। अब आपने जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के बारे में सुना ही है, पढ़ा ही है। तो यहाँ पर वाइगोस्की यानी लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन आया है आपके सामने, और इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक लड़की है सायना, और वो खुद से बात कर रही है कि वो जो काम कर रही है ना, वो उस काम को किस प्रकार प्रगति कर सकती है, उस काम में किस प्रकार से वो प्रगति कर सकती है, वो अपने आप से इसके बारे में क्या कर रही है, बात कर रही है। तो पूछा जा रहा है लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन ऑब्लिक सोच के बारे में, यानी कि जो इन्होंने बताया है भाषा और चिंतन के बारे में, किसने, लेव वाइगोस्की ने उनके विचारों के अनुसार ये जो वाक्य है, ये जो बात कर रही है, इस तरह का जो व्यक्तिगत वाक्य जो कि वो खुद से कर रही है, क्या दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है ए, आत्म केंद्रितता। दूसरा बोलता है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक विकार। और ऑप्शन सी बोलता है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, स्वतः नियमन। तो 4 ऑप्शन है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देने वाले हैं। तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा है कि इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम बोलते हैं स्वतः नियमन। लेव वाइगोस्की ने इस तरीके के वाक्य को, व्यक्तिगत वाक्य को स्वतः नियमन कहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को खुद डायरेक्शन देते हैं, और इस तरीके की जो बात है उसको स्वतः नियमन कहा है। किसने, लेव वाइगोस्की ने। जब वो खुद से बातें कर रहे हैं, खुद के काम को क्या करते हैं, नियमन कर रहे होते हैं, तो उसको इन्होंने स्वतः नियमन कहा है। तो दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, इसीलिए हम आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो 15 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।